अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, अभी हुकूमत अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से पूरी तरह निकली नहीं थी कि हुकूमत ने खुद इंतहाई गैर मकबूल फैसला करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया है। एक तरफ मईशत की बेहतरी के दावे कर रही है गवर्नमेंट और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई के तूफान के सामने बेबस नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई और मौशी चैलेंजेस हुकूमत के लिए क्या कोई बड़ा सियासी बहरान पैदा कर सकते हैं? इस बहरान से निकलना अब गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-3.5 सालों में जब से पीटीआई हुकूमत इक्तदार में आई, अवाम मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो महंगाई बढ़ रही है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एक बॉम्ब शेल अवाम पर गिराया गया है और पेट्रोल एकदम से हमने देखा कि फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिया गया है। इसके सियासी इंपैक्ट क्या होंगे हुकूमत के लिए? इससे निमटना कितना मुश्किल होगा? दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना कि कीमतें रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत सेल टैक्स सिफर लेवी कम की हुई है और कम करके 35 अरब का बोझ हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत की जस्टिफिकेशन में कितना वजन है और हुकूमत का इसमें कसूर कितना है? तमाम तर मामलात पर आज तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एहतशाम साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये एकदम से गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। सर, आपको क्या लगता है इसका एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलेगा? अवाम किस तरीके से बर्दाश्त करेगी और गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई करेगी इसे? सोनिया, हालिया दिनों में तो मेरा ख्याल है महीनों में, सालों में, मुझे नहीं याद कि वन गो में 12 रुपये 30 पैसे सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया हो। और ये कहा जा रहा है कि जी 150 रुपये का जो मार्क था ना, वो ट्रेडिशनल वो कहते हैं वो ऊपर चला गया, आगे चले गए लेके। अब सवाल ये है कि जो डॉक्टर साहब, मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात है और मैं चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा बात की जाए कि मिस मैनेजमेंट का आलम यह है कि 2 दिन पहले ये समरी भेजी जाती है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिजेक्ट कर देते हैं। समरी आती 8 रुपये फी लीटर बनाने की और उसके बाद कहा जाता है कि जी इतना हम बोझ नहीं लोगों पर डाल सकते, और फिर 1.5 दिन के बाद पता चलता है कि जी 12 रुपये 3 पैसे बढ़ा दी गई। अब ये बताएं कि फैसला करने वाले कौन है कि उन्होंने समरी भेजी, क्यों वापस आई, फिर एकदम से बजाय कम करने के आपने उतने बढ़ा दिया लेके। अब सवाल ये कि जी जो आप सवाल पूछते हैं क्या होगा? हुकूमत तो डॉक्टर साहब ये कहती है कि जी ये तो 70 रुपये की फकी थी, हमने 35 अरब जो है ना वो सोचा कि ये वसूल किया जाए इस मद में। और वो ये भी क्लेम करते हैं डॉक्टर साहब कि सेल टैक्स 0 कर दिया, इस पर पेट्रोलियम लेवी हमने 30 रुपये से 10 रुपये कर दी गई। अब वो शौकत तरीन साहब इतने वादे दावे किए थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके हर बात उनकी जो है ना वो वापस हो रही है। उन्होंने लेटेस्ट ये बात की, जी बड़ी मजबूर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा नारा ये है कि जी महंगाई खत्म तो नहीं हो सकती, आमदन बढ़ाई जाए। अब मेरा सवाल ये कि आमदन बैठे बैठाए बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी? डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल प्राइसेस का डेफिनेटली एक अपना इम्पैक्ट है। वो ज़ाहिर है 96 से अब 92 बैरल हो गई है डॉलर, और ज़ाहिर 4% कम हुई है। वो 1,50,000 में से कहा जा रहा है कि रशिया ने अपने कुछ चंद हज़ार फौजी वापस बैरकों में भेजे हैं। अब सवाल तो यह है कि जी जिस तरीके से इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं देखा था कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी 2-4-6 दिन लगते हैं कि किराए बढ़ाने में। उन्होंने उधर से ऐलान हुआ, उधर से कहा जी किराए बढ़ा दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर। हुकूमत के पास क्वेश्चन कोई नहीं है, चीज़ें मिस मैनेज हो रही हैं। अभी लोग हालिया दिनों की डॉक्टर साहब जो मिसाल देते हैं हालिया सालों की, वो ये अरविंद केजरीवाल की दी जाती है, जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली का एक आम कॉमनर इंजीनियर है। उसके बाद उसने नक्शे बदल दिया दिल्ली रियासत का, जिस तरीके से वो आके उसने बजट कट लगाया और अपने गैर जरूरी अपने अखराजात कम किए, तो सूरत हाल बेहतर होगी। हम उस तरफ आ नहीं रहे। आज आके लोगों को एक आसान हदफ डॉक्टर साहब मिल गया कि लोगों पे बोझ डाल दिया जाए। इस बार ये कह के कि जी बैनुल-अक़वामी प्राइसेस बढ़ रही हैं, मजबूर है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ हो रही है और मुसलसल हो रही है? और ये जिस तरह हालात जा रहे हैं, ये तो चीजें हाथ में है ही नहीं हुकूमत के। थैंक यू। देखिए, 2 मसाइल मैं चाहता हूँ। पहली हकीकत है आलमी मंडी के हवाले से। 2014 में आलमी मंडी में जो तेल की कीमत थी वो $96 फी बैरल, 2014 में $96 बैरल, और आज भी $96 बैरल। जिसका मतलब ये है कि 2014 और आज की कीमत को अगर आप कंपेयर करें तो आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी नहीं है।
वही कीमत है जो 2014 में। अब आप पाकिस्तान है उसकी हकीकत सामने रख लें। 2014 में हमारा पेट्रोल तकरीबन 80 रुपए पे बिक रहा था और आज जो 160 रुपए है। तो आलमी मंडियों में तो कीमत कोई तब्दील नहीं हुई। उस वक्त भी $96 थी, आज भी $96 है। हमारे यहाँ 100% इजाफा आया है। अब हुकूमत का ये कहना कि क्योंकि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई है इसलिए हमें कीमत बढ़ाना पड़ रही है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं। हमारे यहाँ कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारा रुपया इतनी तेजी से गिर गया है। आलमी मंडियों में कीमत वही है जो 7 साल पहले थी। तो एक तो ये हमारी अपनी पॉलिसी के नतीजे में जो तेल की कीमत है, जो तेल का बोझ है, जो इजाफी बोझ है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से 160 रुपए पे पहुंचा है, आलमी मंडियों की वजह से नहीं। आलमी मंडियों में माजरत के साथ डॉक्टर साहब एक चीज और क्लैरिफाई करें हमारे नाज़रीन के लिए, ये बजट में इनहेरेंट फॉल्ट ये क्यों है कि जब हुकूमत बजट बनाती है, अनाउंस करती है, तो पूरे साल का पेट्रोलियम की मद में जितना पैसा आना होता है वो रख देती है, और जब कम होना होता है, बढ़ना होता है, वो अब देखें जिस तरह कम होता है पैसों में कम होता है और बढ़ता जो है रुपयों में। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत बजाय इसके कि कोई रिलीफ दे, कोई और तरीका कार निकाले, ये पहले से ही तय कर लेती है, तो फिर क्या फायदा हर 15 दिन के बाद रिव्यू करने का? ठीक कह रहे हैं। तो जान साहब आप बजट की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं, जो बजट आया था उसमें हमने IMF से वादा किया था कि 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में हम इकट्ठा करेंगे, तो वो तकरीबन बन रहा था 30 रुपए फी लीटर। अब तो उस वक्त हमने वादा कर दिया और फिर आपको याद होगा कि हमने IMF से पैसे भी वसूल कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर हमने वो लागू नहीं किया। फिर आपको याद है कि शौकत तरीन साहब ने एक बयान दिया कि हम इजाफी टैक्स भी नहीं लगाएंगे और फिर भी अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा कर लेंगे और पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर उस वक्त IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। तो अगर आप IMF की तरफ से देखें तो वो ये सोच रहा होगा कि ये एक मुल्क है जो हमसे वादे करता है, उसके बाद वादों की बुनियाद के ऊपर हमसे पैसे वसूल कर लेता है। आपको याद होगा $500 मिलियन की एक किस्त हमें मिल गई थी, और जैसे ही उनको वो किस्त मिल जाती है फिर वो अपने वादे पूरे नहीं करता। तो अगर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ एक आलमी इदारा जो है वो मुआहदा कर रहा है और हम पैसे वसूल करने के बाद फिर वो वादे पूरे नहीं करते, फिर आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब ने ऐलान किया कि अब हमें IMF के पास जाना मजबूरी पड़ रहा है और हम 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की मद में हर महीने इजाफी टैक्स लगाएंगे, और वो लेके जाना है इवेंचुअली 30 रुपए पे, और वादा था कि 310 अरब रुपया जो है वो टैक्सेस की मद में इकट्ठा किया जाएगा। तो मुझे खदशा ये पड़ रहा है कि आलमी मंडियों में चाहे जो भी कीमत होती रहे पेट्रोल की, अच्छा। पाकिस्तान में मेरा खदशा है कि वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसकी डॉक्टर साहब सियासी कीमत तो फिर बड़ी देनी पड़ेगी ना? जी, उसके असरात का भी शायद इब्तिदाइया में आप जिक्र कर रहे थे। असरात, अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो एहतशाम साहब आप जानते हैं कि उसके असरात जो है वो डायरेक्टली महंगाई के ऊपर आते हैं। अब अगर आप सब्जियां खरीद रहे हैं, वो सब्जी कहीं फार्म पे उगाई जाती है, फिर वो शहर पहुंचती है, उसमें एक वो ट्रक का डीजल जो है उसकी कीमत नजर आती है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो आप सोचिए पूरी इकोनॉमी में एक महंगाई का क्या तूफान सामने आया। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि IMF की अगर शराइत को देखा जाए तो फिर ये कीमतें आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती हैं? जी, मेरा खदशा यही है कि जो 4 रुपए फी लीटर का हमने वादा कर रखा है वो तो इजाफी टैक्स हमने लगाना ही है। उसके अलावा अब एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन है जिसकी तरफ एहतशाम साहब इशारा कर रहे थे। अब रूस ये कह रहा है कि मैं अपनी फौजें जो है, मैंने कुछ फौजी दस्ते जो है वो वापस बुलाए हैं, लेकिन अमेरिका ये मान नहीं रहा। अमेरिका ये कह रहा है कि उसकी सैटेलाइट उसको बता रही हैं कि अभी तक कोई फौजी दस्ते वापस नहीं गए। अगर तो ये जंग छिड़ जाती है तो शाम साहब, तो फिर तो ये तेल की कीमत और बढ़ जाएगी, और तेल की कीमत और बढ़ती है तो फिर आप सोचिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्लो डाउन कर जाती है। मईशत स्लो डाउन करती है
तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके नतीजे में फिर गुर्बत की शरह बढ़ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये जंग इसी तरह से छिड़ जाती है जिस तरह से आपने बात की, तो आपको नहीं लगता कि तो फिर तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी? बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पर भी सूरत हाल ऐसी होगी, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत का इसमें उतना कसूर है? जी देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया भर को तो आज $96 का बैरल मिल रहा है और 7 साल पहले भी $96 का बैरल था। लेकिन 7 साल पहले हमारे यहाँ जो कीमत थी वो 82 थी और 160 चली गई। तो अगर खुसूसन आप सिर्फ तेल की बात कर रही हैं तो वो तो 100% हमारी अपनी पॉलिसी के नतीजे में, उसमें आलमी मंडियों का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, मुझे लगता है ऐसे है कि न सिर्फ ये हुकूमत, इससे पहली हुकूमतें भी, हम लोग, हमारी हुकूमतें जो कुर्बानी का बकरा ढूंढने में बड़े माहिर होती हैं। अगर चीनी की कीमत बढ़ गई है तो वो माफिया ने कर दिया है, माफिया तो अब कुर्बानी का बकरा है। अगर पेट्रोल कीमत बढ़ गई है तो आलमी कीमत, आलमी मंडी में, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। लेकिन एहतशाम साहब, जाहिर IMF की बड़ी सख्त शराइत थी जिनको मानना जाहिर है हुकूमत ने मानना ही है, और अगर IMF का प्रोग्राम सस्पेंड भी नहीं कर सकते तो फिर इसका ऑल्टरनेट हल क्या है? अब जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि हर महीने उन्होंने कहा है कि 4 रुपए फी लीटर जो है वो बढ़ाना है पेट्रोलियम लेवी, तो फिर ये सूरत हाल किस तरह से हुकूमत इस पर कंट्रोल करेगी? देखिए, अब हुकूमत के पास तो फॉल बैक करने के लिए मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन रखा भी नहीं गया। बजट में आप देख लें, हमेशा कहा जाता है कि अब तो IMF ने जब से ये सब्सिडीज वाला मामला इस पे हाथ रखा हुआ है, कंसेशन टोटल ख़त्म कर दी जाए, कोई निचले तबके के लिए कहने के रिलीफ होता था वो भी आप देख लें, बिजली महंगी हो रही है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत के पास तो कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि वो किसी तरीके से रिलीफ दे। और IMF की शराइत, डॉक्टर साहब, IMF की शराइत के हवाले से बाय द वे एक और चीज़ भी आज मैं देख रहा था, 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारों ने एडिटोरियल भी इस पर लिखा है कि ये IMF ने जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमसे पैसे ले लेते हैं और जो आप रिफॉर्म करनी है, जो वादे करने होते हैं वो नहीं पूरा करते। इस दफ़ा उन्होंने लिंक किया, वो कहते $3 बिलियन तो हमने 6 बिलियन में से दे दिया है, 3 बिलियन आपको देंगे जब आप बाकी वादे पूरे करेंगे। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में बिल लेके आए इसके लिए स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से कि जो इनकी जो ब्लीडिंग हेमरेजिंग हो रही है 1200 से 1400 रुपए की सालाना, उसको आप ख़त्म करेंगे। PIA, वापडा, रेलवे, ये सफ़ेद हाथी जो है आप खिला रहे हैं लोगों को, इसको बंद करें, इसका कोई हल ढूंढें। तो आपको लगता है कि IMF ने ये जो लिंक कर दिया कि अगला पैसा हम नहीं देंगे तो हुकूमत के लिए एक नई मुसीबत हो जाएगी, आप क्या करें? एहतशाम साहब, इंटरेस्टिंगली अगर आप PTI का जो मंशूर है 2018 का इलेक्शन मंशूर, अगर उसको खोल के देखें तो जो आज हमें IMF करने को कह रहा है, इसके वादे 2018 में उस मंशूर के अंदर किए गए थे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से वादे किए गए थे, FBR की इस्लाहात के हवाले से वादे किए गए थे। देखिए, अगर हमारे पास कोई 200 के लगभग जो रियासती इदारे हैं, आपने बताया कि वो 1300-1400 अरब रुपया जो है वो सालाना नुकसान कर देते हैं, तो ये हमारे अपने मुफाद में है कि हम उनका नुकसान खत्म करें या फिर उनको प्राइवेटाइज कर दें। देखिए, ये इस सिचुएशन में वियतनाम था कोई आज से 15-20 साल पहले, उसने उसके पास 5000 रियासती इदारे थे जो उसने या तो बंद कर दिए और सारे के सारे जो बाकी नुकसान कर रहे थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में भेज। और आज आप देखिए कि वियतनाम की मईशत कहाँ जा रही है और हम जो है उसी में फंसे हुए हैं कि PIA ने लॉस करना है, पाकिस्तान रेलवेज ने लॉस करना है, बाकी 200 इदारों ने लॉस करना है, और फिर वो सालाना लॉस जो है वो 1300-1400 अरब पे कहीं पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं PTI छोड़े, पीपल्स पार्टी PMLN के ये जो मंशूर है उसमें लिखा हुआ है कि निजकारी की जाएगी, वो भी नहीं करते। और इन 3.5 सालों में तो 1 टके की निजकारी अभी नहीं हुई इनके दौर में। अब ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो पैसा जो आपने थोड़ा बहुत रखा था इस मत से कि मिलेगा आपको बजट में, वो भी आपको नहीं मिल रहा। आपको भी लगता है, सवाल मेरा ये है कि ये भी सियासी तौर पे मजबूर हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंडक्टीज हर दौर में हुए इस मुल्क में और वो नहीं चाहते कि जी आए दिन फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे जिनको निकालेंगे। कोई सरप्लस पूल तो बनाया नहीं, जो कभी जिंदगी में बने थे वो अब वो काम ही नहीं कर रहे। देखिए, बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक हैं वहां पे बड़ी सक्सेसफुल किस्म की निजकारी हुई है। ये प्रॉब्लम जरूर एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ तकरीबन 5.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो सरकारी इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में उनको मुलाजमत मिली हुई है।
और मैं भी नहीं चाहूंगा कि एक गरीब मुल्क होने के नाते उन लोगों की नौकरियां जो है वो कहीं खो जाएं, वो कहीं खत्म हो जाए। लेकिन तरीका कार हम सीख सकते हैं। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने ये जरूर किया है सही। कि जो रियासती इदारों में लोग काम कर रहे थे उनको 5-5, 6-6 साल तक उनकी सैलरी जो है गोल्डन हैंडशेक की सूरत में, वादों की सूरत में गारंटी कर दी जाती है। लेकिन ये तरीका कार जो है कि आप 1300-1400 अरब नुकसान करते जाएं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपके पास 5.5 लाख लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने एक तजवीज कुछ अर्सा पहले दी, ये थी कि अगर 5.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और आप उनकी 30,000 रुपया भी सैलरी फिक्स कर दें, वो घर बैठे रहे, उनको 30,000 रुपया सैलरी दी जाएगी और अगले 5 साल तक हम देते रहेंगे, तो उसका नुकसान जो सालाना बन रहा था वो तकरीबन 150-200 अरब के करीब बन रहा था। तो हम 1300-1400 अरब नुकसान कर रहे हैं और अगर उसमें से 150-200 हम मुलाजमीन को दे दें और वो देते रहे अगले 5 साल और 5 साल का उनको टाइम दे दें कि आप कोई मुतबादिल मुलाजमत ढूंढ लें, तो फिर भी आप सोचिए कि नहीं बन सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वापिस पेट्रोलियम प्राइसेस पे आते हुए जो इम्पैक्ट, माजरत के साथ एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक पर नाज़रीन जाएंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद इशू पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। एहतशाम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल। दो चीजें आ रही थी, मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब से बातें कीजिए। डॉक्टर साहब, ये महंगाई अब इसके बाद हम वापस आ जाए, वो तो एसओजीज का भी मामला आया, अब इसका जितना खौफनाक असर होगा पेट्रोलियम प्राइसेस का, जिस तरीके से लोग चिल्लाना शुरू हो गए, अभी आप देख लें 5वां स्टेट महीना जा रहा है कि महंगाई जो है ना वो 13% है। और इसको अगर आप देखें, SPI देखें, वो तो कहा जा रहा है कि जी 20% से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी अब क्या करेगा? अब करने के लिए बजाय से शोर करने के, चिल्लाने के तो कुछ नहीं है, हुकूमत के पार्ट पे अब आपके ख्याल में कोई लॉजिक ऐसा रह जाता है, कोई हल रह जाता है कि कम से कम इसका इम्पैक्ट कम से कम हो और कुछ जो निचला तबका है उसको कोई बचाने के लिए कोई तरीका कार ढूंढा जाए? देखिए, आपने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का बताया जिसमें ज्यादातर जो है वो खुराक और खाने पीने की चीजें हैं। वो जो पब्लिक जो हमें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है वो 21% बता रहा है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एहतशाम साहब वो 24% पे जा रहा है। जी जी। अब उसका मतलब ये है कि होलसेल में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो 24% की शरह से बढ़ रही हैं, और उसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में आप और मैं, सोनिया, जब हम बाजार में जाएंगे चीजें खरीदने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट वो जो होलसेल प्राइसेस का वो हमें नजर आएगा। तो अगले कई हफ्ते जो हैं, अभी इशारे ये बता रहे हैं कि कीमतें नीचे आने वाली नहीं। अगर होलसेल प्राइस में आपका 24% तक बढ़ रहा है तो वही चीज वो मुंतकिल होगा, धीरे धीरे जो है वो रिटेल लेवल पर मुंतकिल होगा। देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो कोई लॉन्ग शॉर्ट टर्म तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं, और उसका सोल्यूशन हैरान कुन जो है वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो PTI के मंशूर में लिखा हुआ। प्रॉब्लम ये रही कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुई। देखिए, जब तक तो हम और हमारी हुकूमतें जो है वो कुर्बानी के बकरे ढूंढते रहेंगी और अपनी कोई पॉलिसी नहीं दे पाएंगी। लेकिन अब चीनी महंगी हुई है, वो 55 रुपए किलो से 100 से ऊपर निकल गई, 3 सालों के अंदर 100% इजाफा उसमें आ गया। वो हमने कह दिया जी ये तो माफिया का है, ये तो माफिया ने कर दी। इसका मतलब है कि हमने अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी जो वो खत्म कर दी, ये तो माफिया ने ये काम कर दिया। इसी तरह भी वो पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। हमने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, हुकूमत ने जिम्मेदारी खत्म कर दी। उन्होंने कहा जी आज की मूल्यों में कीमत बढ़ रही है, इसलिए हम तो कुछ नहीं करते। तो एक कुर्बानी के बकरे को छोड़ के पॉलिसी के ऊपर आए। अब देखिए कि हम एक अमेरिका का इदारा है एहतशाम साहब, वो कहलाता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हुकूमती इदारा है, उसने पाकिस्तान का जो सर्वे किया है वो बताता है कि तकरीबन 9 बिलियन बैरल तेल के इस मुल्क के अंदर मौजूद है। वो ये बताता है कि तकरीबन 105 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस जो है वो इस मुल्क में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास तकरीबन 45 साल का तेल मौजूद है अभी, जो हम 5.5 लाख बैरल रोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर कोई 60 साल की गैस इस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते। देखिए, जब तक हम पाकिस्तान के अंदर अपना फोकस इसके ऊपर नहीं करते कि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करनी है,
और इतनी बुरी तरह हम डिपेंडेंट रहते हैं आदमी मंडियों के ऊपर, तो उस वक्त तक तो मामला हल नहीं होगा। दूसरी इशू ये है कि डीरेगुलेशन। देखिए, आप यूरोप में जाते हैं, आप लंदन में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, वहाँ हर पेट्रोल पंप जो है, हर पेट्रोल पंप की अपनी कीमत लगी होती है, क्योंकि हर पेट्रोल पंप की जो कीमत, जो कंपनी है, वो इंडिपेंडेंटली अपना तेल इंपोर्ट करती है और इंडिपेंडेंटली उसको रिफाइन करवाती है। हमारे यहाँ हमने एक असूल बनाया हुआ है कि पीएसओ जो है, वो जिस कीमत पे तेल इंपोर्ट करेगा, बाकी सारी कंपनियां उसी कीमत पे लाएंगी। सही। अब मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि हमारा जो बेस प्राइस आती है, वो आलमी मंडी से 10 से 15% ऊपर होती है। अब वो इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, कमीशन है, क्या मामला जाते हैं। चलें डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल आप ले लें। इनएफिशिएंसी, करप्शन, जो मिसमैनेजमेंट, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अब डॉलर, आपको याद है कि जब नीचे गिरते गिरते $6 और $7 बैरल तक आ गया था, उस तो कहा जाता है कि जो उस पीरियड में कोई तकरीबन 12 से 15 महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने $8 से $10 बिलियन जो है ना बचाया, जो इंपोर्ट किया करते थे तेल। डॉक्टर साहब, वो 8 से $10 बिलियन वो किधर गया? देखिए, ये वाजिब है सवाल। उस 8-10 बिलियन में आप जो सऊदी अरेबिया हमें डिफर्ड पेमेंट पे तेल देता है और फिर एंड पे जाके हम उससे हाथ जोड़ते हैं कि भाई माफ कर दो, 3-4 बिलियन सालाना वो भी बन जाता है, उसका भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया है। तो देखिए, तेल की मार्केट में हुकूमत क्यों अपना कदम फंसाती है, इसको डीरेगुलेट क्यों नहीं करती? इसी तरह वो गंदम में भी वो प्राइस फिक्सिंग करती है, सपोर्ट प्राइसेस देती है। इसी तरह वो गन्ने की फसल को भी सपोर्ट प्राइस देती है। एक फसल एहतशाम साहब ऐसी है जिसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं है, और वो है चावल की फसल। अब आप अंदाजा कीजिए, उसमें हुकूमत की मुदाखलत नहीं है, हम हर साल $1.5 से $2 बिलियन की चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और आपने कभी सुना नहीं होगा कि पाकिस्तान में चावल की कीमत बहुत चढ़ गई है, या चावल में बहुत कमी आ गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो जिस सेक्टर में हुकूमत जाती है, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे वो गंदम का सेक्टर हो, चाहे वो चीनी का सेक्टर। सवाल ये कि डीरेगुलेट हुकूमत क्यों नहीं करती? लोगों को नवाजना होता है। आपके ख्याल में ये अब हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमारे माफियाज हैं, हुकूमत उनके हाथों में, जिसको कहते हैं ब्लैकमेल हो रही है? जी बिल्कुल, मतलब लगता यही है कि हमारे वजीर आजम साहब को उसको माफिया कह के पुकारते हैं, और आपको याद होगा कि वो कुछ अर्सा पहले सबके ऊपर रिपोर्ट्स भी आ गई, यानी कि सबके अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट है, बिजली के ऊपर है, चीनी के ऊपर है, गंदम के ऊपर है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। अब जो काउंटर है वो ये नहीं है कि आप उन लोगों को बंद कर दें, अब उन लोगों को जेल में डाल दें, ये कतई उसका सोल्यूशन नहीं है। उनका सोल्यूशन ये है कि आपने उन माफियाज को तोड़ना है अपनी पॉलिसी के जोर के ऊपर। आप ऐसी चीजें आए तो उन माफियाज को तोड़ दें और आपस में कम्पीट करना शुरू कर दें। पॉलिसी मेकिंग आप कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है अब जिस तरह से आपने बात की कि जब तक डोमेस्टिक सतह पर प्रोडक्शन नहीं होगी, ये सूरत हाल इसी तरह से रहेगी, मसाइल का सामना रहेगा, और आपने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है कि महंगाई हम कम कर सके। तो सर, शॉर्ट टर्म के हवाले से गवर्नमेंट कुछ प्लान्स लेके आई है, कुछ हम देख रहे हैं फलाही प्रोग्राम्स लेकर आई है, जैसे एहसास राशन प्रोग्राम है, सेहत कार्ड्स हैं। तो आपको लगता है कि किसी सतह पर ये हेल्पफुल हो सकते हैं जो मुतवस्सित तबका है हमारा, उस लिए महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आपने किसी को मछली पकड़ना सिखाना है, उसको खैरात नहीं देनी। आप अगर एक कारखाना बंद करते हैं तो उस कारखाने में जो मजदूर हैं उनको मदद करने के लिए आपको, आप समझिए कि 100 लंगर खाने चाहिए होंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप कारखानों पे फोकस रखें, बजाय इसके कि लंगर खानों पे फोकस रखें, और बजाय इसके कि आपने। लेकिन सर, वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट कह रही है कि हम यही कर सकते हैं, आवाम को मैक्सिमम जो रिलीफ दे सकते हैं वो यही है। जिस तरह से सेहत कार्ड है, आवाम कह रही है हमारा एक इनकलाबी मंसूबा होगा। जाहिर है वो गरीब जो एक बड़े और अच्छे हॉस्पिटल के सामने से नहीं गुजरते थे, अब हर गरीब वहां से इलाज करा सकेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का? हेल्थ कार्ड से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जून के महीने में जब हमारा वजीर खजाना जो है वो नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़ा होता है और वो आपको ये बताता है कि इस साल हुकूमत की जो आमदन है वो 4,500 अरब की है और हुकूमत के अखराजात जो है वो 9,000 अरब के हैं, तो क्या आप
बात का यकीन कर लेती हैं कि उनके पास कोई पैसा है आपकी मदद के लिए? हुकूमत सारी फिर रही है, हुकूमत तो दुनिया भर से लोन लेने के चक्कर में है। आप ये कैसे तवक्को रख सकती हैं कि आपकी मदद के लिए हुकूमत कोई पैसे निकाल पाए? आई वॉच चाहिए। तो डॉक्टर साहब चले, ये तो छोटे मोटे हैं, मतलब 22 करोड़ की आबादी में अब देखना यही है खास तौर पे हेल्थ कार्ड वाला के पंजाब तक कितना इफेक्ट होता है। बड़ा कहा भी जा रहा है कि बेट कर रहे हैं अगला इलेक्शन उसी के ऊपर। अब सवाल ये है कि ये सारा चक्कर तो डॉलर का है, बाहर डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब इनफ्लोज आउटफ्लोज का मार्जिन देखें कितना बढ़ गया है। अब कहा जा रहा है कि जी हमें बाय जून दिस ईयर हमें 10 बिलियन डॉलर चाहिए, अगले माली साल के लिए 22 बिलियन डॉलर चाहिए। डॉक्टर साहब, ये 32 बिलियन डॉलर आपको लगता है कि कहाँ से आएंगे? और फिर ये अब जो हमने वापस करने हैं पैसे वो कैसे करेंगे? और जो फिर अपने बजट में भी हमने कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये पैसा किधर से आएगा? श्याम साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैं सोचने लगता हूँ तो मैं खुद भी घबरा जाता हूँ। देखिए, लेकिन घबराना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं फरवरी और जून तक तकरीबन 8 साढ़े 8 अरब डॉलर की पेमेंट हमने करनी है। अगर अगले माली साल की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि 14-15 बिलियन का हम जो खसारा कर लेते हैं करंट अकाउंट में, 14-15 बिलियन की हमारी जो है वो डेट पेमेंट है, तो 30 अरब डॉलर हमने कर्जा जांच देने हैं, इजाफी कर्जा देने हैं, जस्ट टू स्टे फ्लोट, ताकि मैशियत जस्ट चलती रहे। लेकिन मुझे आने वाले कुछ महीनों में मजीद आप समझिए कि अंधेरा नजर आ रहा है। देखिए, पॉलिसी हमारे हाथ से निकल गई। अब माशी पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो वो तो हमारी मिनिस्ट्री के पास से तो वो निकल गई। अब IMF वाले ये कह रहे हैं कि जी 170 अरब रुपए के आपने इजाफी टैक्सेस लगाने हैं जो तनख्वाहदार का है। तनख्वाहदार तबके पर पहले ही क्या बचता है कि आप उसके ऊपर 170 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाएंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो आपने हाउसिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो आपने रीफाइनेंसिंग के लिए सस्ते लोन दे रखे हैं, वो सारे प्रोग्राम आपको बंद करने पड़ेंगे। फिर जो टेक्सटाइल को सब्सिडीज दे रहे हैं, जो सस्ते लोन देते हैं एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग की मद में, वो भी वो कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक को आप छोड़ दें, आपको ये रजा इदारा बना दे और वो ये रीफाइनेंसिंग करे। ये सारी चीजें जो हैं ये IMF वाले बंद करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, ये टीम के बगैर तो पॉलिसी नहीं बनती। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला तो ये है कि हर तरफ से जिसको कहते हैं आम आदमी जो है ना पिस रहा है। अब ये हुकूमत एक तो डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है और फिर आज भी 70% कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेल टैक्स फलाने, उसमें ज़्यादा पैसे हुकूमत जो है ना लोगों से ले रही होती। तो आपकी बात हमेशा सही होती है जब आप कह रहे होते हैं कि ये गलत बात है कि लोग टैक्स नहीं देते। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हुकूमत धड़ाधड़ लोगों से ले रही है, तो आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा? जो एक मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत क्यों नहीं खत्म करती, क्यों नहीं आती? बड़े 3 टैक्स, इनकम टैक्स पे आए और उसके बाद जनाब GST पे आ जाए, इसी तरह वेल्थ टैक्स पे आए, इसके अलावा बाकी टैक्स सारे अबॉलिश करे। जो कहा जा रहा है आज भी 35 से 40 का नंबर आता है उनका। ये प्रशांत साहब, देखिए, मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। ये मामला सिंपल है, जैसे आपने कहा कि इन्होंने अपने मंशूर में भी लिखा है, भाई आप 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस का सोनिया सिंपल मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गरीब होते जाते हैं, आपकी इनकम गिरती चली जाती है, वैसे वैसे आप पर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब ये तो आम आदमी की समझ की बात है कि भाई जैसे आपकी इनकम बढ़े उसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए। तो मतलब ये है कि हम पूरी रियासत पाकिस्तान को चला रहे हैं और उसका ज्यादातर बोझ जो है वो पाकिस्तान के गरीब तरीन खानदान जो है सारा बोझ उनके ऊपर डाल रहे हैं, सारा इनडायरेक्ट टैक्स हम वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये तो आम आदमी की समझ की बात है, इसको आप दूर कर दें। लेकिन या तो माफिया की जो होल्ड है हुकूमत के ऊपर और हुकूमती फैसला साजों के ऊपर वो इतनी स्ट्रांग है, या फिर देखिए वादे तो ये सारे किए गए, अब बहुत सारे मुल्कों ने ये करके भी दिखाया। अब यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि जो माफिया के मेंबरान हैं, आप सोचिए कि वो 2 दर्जन या 3 दर्जन है, वो जीत रहे हैं और जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो हार रहे हैं। होना उलट चाहिए, होना चाहिए कि वो 22 करोड़ पाकिस्तानी किस तरह जीते और वो जो 2 दर्जन या 3 दर्जन जो माफिया या कार्टेल बना के बैठे हैं। तो भुगतान यहाँ पे पॉलिसी का आ रहा है। और पॉलिसी की जब मैं बात करता हूँ इत्तेशाम साहब, तो मेरे ज़हन में फौरन टीम आती है। एक टीम बैठेगी तो वो पॉलिसी बनाएगी ना। अगर आपके पास टीम नहीं है,
अगर आपने 4 गुजरे खजाना बदल दिए हैं 41 महीने के अंदर, 9-10 महीने से ज्यादा का वक्त किसी वजीर खजाना को नहीं मिलता, तो वो टीम तो ना, आपने सही। 7 या 8 चेयरमैन बदल दिए हैं FBR के अब ठीक है, 41 महीनों में 7 या 8 चेयरमैन बदली करें, किसी के पास 4-5 महीने से ज्यादा का टाइम ही नहीं है। सही। और ये कारण है जिसने पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा करना है, और जिसने जो आपने जिक्र किया कि टैक्स इस्लाहात करानी है कि हमने 70% जो इंडायरेक्ट टैक्स है के लाना है, ये उस इदारे में काम करना है, वहां टीम ही नहीं है। अब अगर टीम नहीं है तो पॉलिसी कहां से आए? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर मईशत इस नहज पर आ गई, इसकी बहुत सारी वजूहात आपने बताई। ज़ाहिर IMF की मुश्किलात हैं, फिर इंटरनेशनल प्रेशर हैं, फिर हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं, टैक्स कलेक्शन का जो है निज़ाम ठीक नहीं है, माफियाज का भी आपने जिक्र किया। तो सर आपको नहीं लगता कि ये 3-3.5 सालों में नहीं हुआ? ज़ाहिर है इस सिस्टम को बिगड़ने में कई साल लगे हैं कि मईशत हमारी इस नहज पर आ गई है। तो सर गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन इस हद तक दुरुस्त है कि सारी चीज़ों को सही समत में लाने के लिए वक्त दरकार है, ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता? ये इन चीजों में बिल्कुल वक्त दरकार है, लेकिन आपको पहला कदम तो उठाना होगा। अभी तो हम हमारी डायरेक्शन जो है वो देखिए, अगर आप मुझे बिठा लें अपनी कार में, अपनी बस में, और आपका रुख है पेशावर की तरफ, और आप मुझे कहें कि जी मैं आपको अल्टीमेटली लाहौर पहुंचा दूंगा, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। आपने डायरेक्शन रखी हुई है पेशावर की तरफ, और मुझे कह रहे हैं, मुझे आप दिलासा दिए हुए हैं कि आप मुझे लाहौर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सिमती दुरुस्त नहीं है। अगर सिमत दुरुस्त नहीं है तो फिर जो गोल आप कह रहे हैं वो कभी भी अचीव नहीं होगा। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो सोनिया जो बात कर रही है रिफॉर्म्स की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, अब ये 3.5 साल के बाद हुकूमत अब कह रही है कि जब रिफॉर्म अब करेंगे। अभी देखें, जो लोग आमतौर पे कहते हैं कि 2 सेक्टर में कर देते हैं, एनर्जी में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिवीजन ठीक हो जाता तो सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती थी। अब 3.5 साल के बाद आपको लगता है कि ये भी अपहिल टास्क है, कोई आसान काम है अदारों को रिफॉर्म करना? FBR कोई करना चाहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इतने परेशान है, वो कहते हैं कि मैं चाहता है दिल के मैं इस इदारे को डिस्बैंड कर दूं, और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत जो है ना वो हॉस्टेज बनी है, जो भी नया बंदा आता है वो अपनी बात कर रहा होता है, अंदर जो लोग बैठे हैं वो किसी की बात नहीं सुनते। तो फिर ये रिफॉर्म्स कहाँ अगले 1.5 सालों में कहाँ से आ जाएंगे? इसका तफसीली जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के लिए ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फारूक सलीम साहब, अभी एहतशाम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि ज़ाहिर जब गवर्नमेंट आई तो इदारा जाती रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन होता हुआ हमें नजर नहीं आया। एनर्जी सेक्टर के अंदर, फिर रेवेन्यू डिवीजन देखें, FBR के अंदर हमें उस तरह से रिफॉर्म्स होती हुई नजर नहीं आई। तो सर ये कौन करेगा? ये तंजीमें नो कैसे होगी? देखिए, रिफॉर्म का पीरियड तो सियासी तौर पे होता है एहतशाम साहब, वो पहले 1-2 साल। अब तो बजट आएगा और उसमें हुकूमत कोशिश ये करेगी कि इलेक्शन का बजट, और उसमें कोशिश ये होगी कि हमने किस तरह वोट मजीद लेने हैं इस बजट के जोर के ऊपर। अच्छा, एक चीज अच्छी हुई है इस्लाहात के हवाले से, रिफॉर्म के हवाले से। देखिए, यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इलेक्शन साइकिल है, जो 5 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, उसको और माशी पॉलिसी मेकिंग को, पॉलिसी साजी को हमने उसको डिस्टिंक्ट कर देना है, एक दूसरे से अलग करना है कि पॉलिसी साजी के अंदर सियासत की मुदाखलत ना हो। तो ये चीज स्टेट बैंक में एहतशाम साहब आ गई है। स्टेट बैंक के ऊपर जो हमने कवानीन पास कर दी है उसमें सियासी मुदाखलत नहीं हो पाई। तो अगर इलेक्शन साइकिल आ रहा है और हुकूमत वक्त ये चाहेगी कि स्टेट बैंक जो है वो धड़ाधड़ नोट छापे ताकि उनको वोट ज्यादा मिल सके, तो वो कानून के तहत अब सियासी मुदाखलत जो है हमारी सियासतदान नहीं कर सकेंगे। तो जहां इतना कुछ हमने डिस्कस किया जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक अच्छा स्टेप जो है मेरे नजदीक एहतशाम साहब ये हुआ है। अब जब इलेक्शन बजट आएगा, इलेक्शन साइकिल में हुकूमत जाएगी, तो वो स्टेट बैंक को किसी तरह मजबूर नहीं कर पाएगी। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरा फिर इसका थोड़ा सा फ्लिप साइड तो ये भी है ना, ठीक है हुकूमत पाकिस्तान को टका कर्जा नहीं देगा बैंक, अच्छी बात है, मैनेज करें खुद ही, लेकिन ये डॉलर के हवाले से जब एक इंटरवेंशन होती है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करते हैं जब जरूरत पड़ती है, वो कह दिया गया जी मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ दें, बिल्कुल आप कुछ नहीं करेंगे। और हालिया दिनों में जो इजाफा आपने देखा, जो बड़े लोग परेशान होते हैं, वो तो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता रहा ना। वो आप यकीन कर, इसमें तो नहीं आया
आम मार्केट में तो पैसा नहीं, अपना डॉलर की कीमत बढ़ी, इंटरबैंक में डॉलर बढ़ता रहा। देखिए तो श्याम साहब, अगर आपकी 8 बिलियन की माहाना इम्पोर्ट है और 3-3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं जा रहे, तो दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक भी उसको नहीं रोक सकता। आपको याद होगा कि 90s में ये वाला हाल जो है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ हुआ था, और वहां पे एक बड़ा मशहूर सट्टेबाज है जो जॉर्ज सोरोस उसको कहते हैं, उसने एक जंग लड़ी थी बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड को हरा दिया। यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ये नहीं पूरा कर सका कि अगर उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इतना बड़ा फर्क है। जॉर्ज सोरोस ने तो बड़ी दुनिया की इकोनॉमी का भट्ठा बिठाया था, साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ मलेशिया बचा था, हंगेरियन अमेरिकन है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कह देना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा तजारती खसारे के बावजूद आपके रुपए को संभाल पाएगा, तो ये तो लॉजिकल बात ही नहीं। सही, ठीक है। IMF की जो शराइत है वो स्टेट बैंक को ये इजाजत देता है कि आप सट्टाबाज जब आ जाएं आपकी करेंसी मार्केट में, तो उनको भगाने के लिए आप अपने डॉलर्स खजाने से निकाल के स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपने उसका बैलेंस जीरो करना, यानी कि के बाद फिर आपको मार्केट से डॉलर खरीदने हैं और आपने अपना बैलेंस जो खजाने का रखा हुआ था उसकी तब्दीली नहीं आने देनी। तो इजाजत है इंटरफेरेंस की, लेकिन इजाजत ये नहीं है कि अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इतना बड़ा फर्क आ रहा हो तो आप अपना सारा खजाना उसके ऊपर फेंक दें और फिर आपको कुछ महीनों की जो है तो वो रिस्पाइट मिल जाए और उसके बाद फिर वापस जो है वो रुपए इतनी तेजी से गिरना शुरू। सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, IMF की कड़ी शराइत के हवाले से एक बात ये भी होती है कि ज़ाहिर एक इंटरनेशनली प्रेशर भी है, अमेरिका का असर रसूख भी है, लेकिन हालिया जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन था, इस मईशत के हवाले से बड़ा अहम माना गया इसे, और आपको लगता है कि जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट, इससे मईशत को कोई बूस्ट मिलेगा, कोई बेहतरी आएगी? सोनिया देखिए, कुछ फैसले जो है ना वो गलत किए गए, उनको डिले किया गया। अब जैसे 1.5 साल तक इन्हीं के दौर में आप देख लेना, CPEC डिले हुआ और वो जो चाइना की कंपनियां थी, पावर कंपनियां, उनके साथ रीनिगोशिएट करने की बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की, बाकी लोगों ने नहीं की कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और फिर ये कि IMF भी इनको कहता रहा, अमेरिका के कहने पे कहता रहा कि जी आप बताएं किस रेट पे आपने दिए किए हैं। प्लस ये भी आपने ब्लिंकन जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जी हम IMF को क्यों इजाज़त दें कि आपको कर्जा दे, क्योंकि आपने चीन के कर्जे वापस करने हैं। तो ये सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन 1.5 साल के बाद मुझे जो लग रहा है कि अब जो ये हमारे 9 इंडस्ट्रियल जोन बने, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जो फैसला किया गया है इसको तेज़ करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो अगर आ जाती है, वहाँ पे आते इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और फिर यहाँ जॉब जो क्रिएशन होगी, पावर्टी में कमी का एक जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नजर आएगा। और ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब आपको भी पता होगा कि जो चाइनीज लीडर के लीडरशिप के साथ कोई मामलात बेहतर नहीं थे, और असद उमर साहब ने मेरा ख्याल में मामला कहा जाता है कि उनकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा था कि जी हम ये रीनिगोशिएट करेंगे, सारे लोन जो दिए गए थे और पावर कंपनियों को जो जिस इंटरेस्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे वो भी नहीं हुआ 1.5 साल के बाद। वो उन्होंने चाइनीज ने अपनी बात भी मनवाई, डिले अलहदा हुआ। तो अब लगता है कि किसी हद तक ये ख़ास तौर पे इस दौरे के बाद मुलाकातें जिस तरह चाइनीज लीडरशिप से हुई हैं, ये बड़ी हद तक मामला ठीक हो गया। श्याम साहब, इसमें कोई शक नहीं कि चीन का अपना भी कौमी मफाद है CPEC के अंदर, और उसके नतीजे में हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिल सकता है CPEC के नतीजे में। लेकिन ये उम्मीद लगा रखना कि CPEC आके हमारी मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त कर देगा, ये ऐसी कोई चीज कभी इंसानी तारीख में हुई नहीं। तो ये इस मुल्क की सिमत जो है वो आपके और मेरे जो लीडरान हैं, जो हमारे अपने पॉलिसी साज हैं, उन्होंने इसको दुरुस्त करना है। देखिए पिछले 76 साल से IMF का इजारा कायम है, और आप मुझे बताएं कि 76 साल में उसके पास एक भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं है। उसने आज तक कभी भी किसी मुल्क की मईशत को दुरुस्त नहीं किया। 70 साल से तो हम भी उसके मेंबर हैं। 23वां प्रोग्राम ये चल रहा है, 23rd प्रोग्राम। अगर पहले 22 दफा हम फेल हो चुके हैं इस प्रोग्राम के नतीजे में, तो आपका ख्याल है कि 23वां प्रोग्राम आके हमारी कोई सिमत दुरुस्त कर देगा? इस प्रोग्राम से निकलने का कोई हल भी है या बस हमें ऐसे ही चलना है? इसी के साथ ने कहा था ना जी, कशकोल तोड़ दिया है। आज के बाद हम कह रहे थे कि जी उन्होंने, उनकी हुकूमत ने कि जी हम दोबारा IMF के पास नहीं जाएंगे, वो कशकोल टूटा ही नहीं है। फिर देखिए ये हल वाला जो सवाल है ना, असल सवाल ये, और इसका जवाब इतना सिंपल है कि बहुत आसान हल है, लेकिन उसके
पर अमल दरामद करने को कोई तैयार नहीं। हाँ। एक हल तो आपने बताया, देखिए मामला तो सिर्फ एक ही है ना कि पैसे की कमी, डॉलर नहीं है। बिल्कुल। आपने खुद ने बताया कि हम 1300-1400 अरब रुपया सालाना नुकसान कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, क्योंकि इतना तो हमारा डिफेंस का बजट है साल का। अगर आप वो इदारे जो हैं जो 1300-1400 अरब नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान करना बंद कर दें। हम उनसे ये नहीं मांगते कि आप मुनाफा कम, हालांकि ये रियासती इदारे बाकी ममालिक में आप देखें। ठीक है, हल तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करवाए, ये बड़ा हम सरल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुआशिया डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।